दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दूरी सूत्र का प्रयोग सीख लिया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र लगा करके निकालते थे। अब हम इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला किसी बिंदु ए, जैसे ये कोई बिंदु ए है, इसका नियामक एक्स वाई है, कि मूल बिंदु 0 से दूरी निकालने का सूत्र √x² + y² होता है। दोस्तों दिखा दे आपको, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास ये x डैश एक x एक्सिस है और y डैश दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को लंबवत रूप से, लंबवत का मतलब 90 डिग्री लंबवत रूप से बिंदु O पे काट रही है। जहाँ पर दोनों रेखा काटती है एक दूसरे को, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु पे x नियामक भी 0 होता है और y नियामक भी 0 होता है, यानी मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। कह रहा है कि अगर कोई बिंदु आपको दे दिया जाए, जैसे ये हम एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं हम A। तो इस बिंदु का यदि हम ग्राफ पेपर पे लोकेशन देखें, वैसे तो हमें सवाल में लोकेशन दिया रहेगा, लेकिन हम अपना ग्राफ पेपर पे इसका लोकेशन देखें तो हमें मिलेगा कि ये यहाँ से 1 2 3 4 यानी x एक्सिस के अलोंग ये 4 यूनिट दूरी पे है, यानी x नियामक इसका 4 है, यानी y एक्सिस से 4 यूनिट लंबवत दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, जो इसका भुज कहलाता है। अब इसका कोटि देखते हैं कि ये y एक्सिस की तरफ कितना गया, x एक्सिस से लंबवत कितनी दूरी पे है। ये 1 2 3 यूनिट, यानी 1 2 3 यूनिट दूरी पे है, तो इसका y नियामक 3 हो गया। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि इस बिंदु का नियामक 4,3 हो गया। अब हमें देखना है कि यह बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है। दूरी सूत्र का प्रयोग तो हम सीख चुके थे, लेकिन हमें मूल बिंदु से दूरी का एक अलग सूत्र मिल रहा है। सूत्र चाहे तो हम दूरी सूत्र भी लगाएंगे तो वही आंसर निकलेगा, लेकिन हम शॉर्ट जैसे फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले का यूज करके आसानी से जल्दी बना सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि ये कितनी दूरी पर है, तो हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसका नियामक मूल बिंदु का 0,0 होता है। यदि इसको x1 माने, y1 माने, इसे x2 माने, इसे y2 माने, तो x2 में x1 घटाएं तो x1 का मान यहाँ 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस तो सूत्र में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, मेरे पास ये देखिए, हम निकालते हैं। ये हमारे पास हमें दूरी निकालना है O से A तक की, मूल बिंदु से दूरी। बिंदु A का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु O से दूरी निकालना है। O से दूरी निकालना है तो हम लिख सकते हैं √x² + y²। दोस्तों देख ले, जैसे हम यहाँ जाते हैं, x², x का वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 4, y का वैल्यू क्या है दोस्तों 3, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 को यदि हम जोड़ दें तो हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 5 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी 5 यूनिट है। मूल बिंदु O से बिंदु A की दूरी 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। उसी प्रकार अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि दो बिंदु संपाती हो तो उनके बीच की दूरी 0 होती है। सबसे पहले संपाती वर्ड का मतलब समझ लें, ओवरलैप, यानी एक बिंदु पर दूसरा बिंदु हो। जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, अगर यदि ये बिंदु A है, इसी पे कोई बिंदु और आ जाए B, तो क्या, ये तो आसान है कि हम कह सकते हैं दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। कह रहा है यदि दो बिंदु A तथा B दो x अक्ष पर स्थित हो तो उसके बीच की दूरी
ए बी बराबर x2 माइनस x1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये मोड का सिंबल है। ये मोड का मतलब होता है कि यदि मेरा आंसर अगर माइनस में भी है तो उसका आंसर हम प्लस में बाहर करेंगे। वैसे हम दूरी निकाल रहे हैं और दूरी कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी या दो स्थानों के बीच की दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। चाहे हम 2 कदम आगे चले तो भी मेरा गिनती 2 कदम प्लस में ही होगा, यदि 2 कदम हम पीछे भी चले तो मेरा 2 कदम दूरी तय प्लस में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं क्या रहा है ये। जैसे ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, यहाँ पे 2 बिंदु यदि x अक्ष पर हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं a। इस बिंदु का नियामक अगर देखा जाए तो ये हो गया x का मान हो गया इसका -4 और y के तरफ आगे नहीं गया है तो इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा 0। उस तरह एक बिंदु यहाँ इधर कहीं ले लेते हैं, 2 बिंदु x अक्ष पर ही स्थित हो, चाहे हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं यहाँ पे इसका नाम b रख देते हैं। इसका निर्देशांक देखें तो ये x का वैल्यू 5, y ना ऊपर गया है ना नीचे गया, इसलिए y का वैल्यू 0। अब हमें कहे कि x एक्सिस पर 2 बिंदु है a और b और दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र ही लगाएंगे। लेकिन ये दूरी सूत्र हमारे लिए आसान हो जाएगा, यदि हम दूरी सूत्र लगाते हैं तो वही आंसर निकलेगा। लेकिन हम इस सूत्र का प्रयोग करें कि दूरी ए बी बराबर यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दूरी ए बी बराबर तो हम लोग लगा सकते हैं x2 माइनस x1 जब ये दोनों बिंदु x अक्ष पर ही स्थित हो तो हम इसको लगा सकते हैं। देखते हैं x2 का वैल्यू, ये हमारे लिए x1 है, ये हमारे लिए x2 है, तो हम लगा सकते हैं कि x2 के जगह पे 5, x2 माइनस x1 के जगह पर -4 है दोस्तों, तो हम अपना -4 यहाँ पे रखेंगे, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। ये सूत्र के हिसाब से माइनस है दोस्तों, ये हमारा मान है x1 का -4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस होता है +4, 5 4 हो गया 9, मोड के अंदर है। अब मोड से हम प्लस बाहर निकलता है तो भी प्लस होता है, लेकिन माइनस निकलता है बाहर तो प्लस होता है। माइनस रहेगा अंदर तो बाहर निकलने पर प्लस, प्लस बाहर निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, यानी 9 यूनिट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि 2 बिंदु x एक्सिस पर स्थित हो तो हम इसे इस तरह मोड ऑफ x2 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप जनरली दूरी सूत्र लगाएं तो भी आंसर यही निकलेगा। दूरी कभी माइनस में नहीं होता, अगर माइनस निकल भी रहा तो आप मोड लगा के उसे प्लस कर लें। इसी तरह अगर यदि 2 बिंदु y एक्सिस पर हो तो हम y2 माइनस y1 कर सकते हैं, निकल सकता है। देख लेते हैं आगे वही कह रहा है। जैसे ये हमारे पास है, यदि 2 बिंदु a तथा b दोनों y अक्ष पर स्थित हो तो उसके बीच की दूरी ए बी बराबर y2 माइनस y1 करेंगे तो निकल जाएगा। तो मोड का मतलब यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि माइनस रहने पर भी आंसर हम प्लस में निकालेंगे, अब प्लस रहने पर भी आंसर हम प्लस में निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों 3 बिंदु ए बी सी संरेख होंगे यदि रेखाखंड ए बी बी सी तथा ए सी में सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई शेष दोनों रेखाखंड की लंबाइयों का योग के बराबर हो। जैसे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास एक रेखाखंड है ए से सी तक, इसमें देखिए कितने रेखा का योग है, ए बी एक छोटा सा रेखा है, फिर देखिए बी सी। कह रहा है कि यदि हम ए से बी तक और बी से सी तक की रेखा को जोड़ दें और यदि वो ए से सी तक की लंबाई के बराबर हो जाए तो वो मेरा तीनों बिंदु संरेखी कहलाएगा। संरेखी का अर्थ होता है तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में होना चाहिए। यदि बराबर नहीं होता है तो वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, या बिंदु यहाँ हो सकता है। यदि हमारा ए बी बी सी और ए सी रूल इस तरह का फॉलो कर ले तो हम कहेंगे ये ए बी सी तीनों एक सीधी रेखा में है। दोस्तों इस पर हम एक सवाल आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास एक सवाल है, दिखाई पड़ रहा दोस्तों आपको? ठीक है दोस्तों, कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि
क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी हैं? ठीक है, हमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु संरेखी है या नहीं है हमें जांच करके बताना है। यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक मैं बताऊंगा और एक आप खुद से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कह रहा है, मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु में, माना कि बिंदु ये ए है जिसका लोकेशन 3,5 दिया हुआ है। उसी तरह इसको मान लेते बिंदु बी है जिसका लोकेशन 1,1 दिया हुआ है, तथा ये बिंदु सी है जिसका लोकेशन -2,-5 है। अब देखते हैं हम इस तीनों बिंदु का एक यहाँ पे चित्र बनाते हैं कि मेरे पास ए बी सी दिया हुआ है। उसमें से ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु हम इस तरह दर्शा दिए। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है, तो हम पहले सबसे पहले हम ये ए से बी वाला रेखा को हम उठा करके यहाँ पे रखते हैं। ए से बी में ए का लोकेशन लिख दिए, यहाँ पे बी का लोकेशन लिख दिए। ये हमारे लिए x1 का काम करेगा, ये हमारे लिए y1 का, ये हमारे लिए x2 का, ये हमारे लिए y2 का काम करेगा। तो सबसे पहले हम ये दूरी ए से बी निकालेंगे। ए से बी निकालने के लिए हम दूरी लिखेंगे, दूरी ए बी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें कि हमारे लिए x2 का काम 1 कर रहा है, x1 का काम 3 कर रहा है। तो 1 में से 3 को माइनस कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का काम हमारे पास 1 कर रहा है, y1 का काम हमारे पास 5 कर रहा है। 1 में से 5 को होल स्क्वायर कर देंगे। अगर यदि जगह हो तो आप बराबर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं 1 में से 3 को अगर घटा दे तो ये होगा हमारा -2। ठीक है, स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। फिर 1 में यदि 5 को हम माइनस करें तो आंसर होगा -4। यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 दोस्तों होता है 20। अब 20 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 × 5 4 5 20। ठीक है, अब रूट के अंदर यदि 2 सेम संख्या होती है तो हम उससे 1 बाहर कर देते हैं, और ये इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 2√5। यानी कह सकते हैं हम ए से बी की दूरी 2√5 है। उसी प्रकार दोस्तों BC निकालेंगे दूरी। BC निकालने के लिए हम B को यहाँ पे ला दिए, यहाँ से BC उठा करके हम यहाँ पे एक चित्र बना दिए। B का नियामक 1,1 दिया हुआ है, C का नियामक -2,-5 दिया है। अब हमारे लिए ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। दूरी सूत्र लगा देंगे। फिर हम दूरी सूत्र का प्रयोग डायरेक्टली करेंगे, बार बार सूत्र लिखना ज़रूरी नहीं है। x2 - x1 देखते हैं, x2 का वैल्यू यहाँ -2 माइनस x1 का वैल्यू +1, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास -5 है, माइनस y1 हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया दोस्तों। 36 और 9 को जोड़ दे तो ये हो जाएगा √45। 45 को हम लिख सकते हैं इस तरह, 3 × 3 9, 9 × 5 45। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर कर देंगे, यहाँ पे 3√5 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ से, अब AC निकालेंगे, A से C की दूरी डायरेक्टली निकालेंगे। तो यहाँ पे हम AC बना दिए हैं। A से C, A का नियामक 3 5, C का नियामक ये दिया हुआ है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1। तो हमारे लिए x2 का काम -2 कर रहा है, x2 - x1 का काम 3 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर प्लस y2 का काम 5 कर रहा है, और y1 5 है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों 2 और यहाँ 2 माइनस में माइनस होता है प्लस, 3 2 5, 5 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह -5 - 5, 5 5 10, 10 का स्क्वायर दोस्तों 100। 100 और 25 को जोड़ दें तो हो जाएगा 125। 125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 5 5 25, 25 × 5 125। यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 को बाहर कर दिए और रूट के अंदर एक 5 हो गया, 5√5। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि AB का मान अब BC का मान को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे AB का मान हम लोग ने निकाला था 2√5। ऊपर से देखते हैं AB का मान 2√5 और BC का मान 3√5। तो AB का मान और BC का मान जो 2√5 प्लस 3√5, 3 और 2 5 और √5 हो गया, यानी ये दोनों का मान जोड़ करके 5√5 हो गया। अब हमको क्लियरली पता चल रहा है कि AB का मान और BC का मान जोड़ रहे हैं तो वो AC का मान के बराबर है। 5√5 यहाँ पे हम AC का मान निकाल लेते हैं, यानी AB + BC का वैल्यू AC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप दूसरे एग्जाम्पल्स को भी
बनाइए। और हम यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए बना करके 9123117985, या एक और व्हाट्सएप हमारा 7870758797। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। दोनों में से किसी पे आप कर सकते हैं, दोनों हैं हमारे मोबाइल में। देखिए दोस्तों, चलते हैं अब थोड़ा आगे। हम लोग यहाँ पे जो हम देखें कि ABC जोड़ दें, तो यदि वो AC के बराबर हो तो हम तीनों बिंदु ABC को संरेखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नोट में कह रहा है कि AB हमेशा BC के बराबर हो, यह आवश्यक नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये B हमेशा बीच में होना चाहिए, A से B, B से C बराबर होना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, B कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो B के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो AB हमेशा BC के बराबर हो। ठीक, आगे चलते दोस्तों। कह रहा है तीनों बिंदु सीधी रेखा में होती है तब तीनों बिंदु संरेखी कहलाती है। वो तो हम देख ही लिए। तीन बिंदुओं के संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0। कहता है दोस्तों कि जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, यदि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो, जैसे ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ये तीनों बिंदु को हम मिलाएं तो एक सीधी रेखा बनेगी। लेकिन यदि तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं हो, जैसे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ हो, तो इससे ये त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, यदि हम ये संरेख बोले तो ये सीधी रेखा में होगी, यदि ये संरेख नहीं होगी तो वो तीनों बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। यदि संरेखी होगा तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग 0 बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एरिया ले नहीं रहा है, ये एरिया ले रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। देखते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है, फिर इस पर हम सवाल भी आपको बताएंगे। तो विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला यानी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर विभाजन, जिसे हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और एक होता है बाह्य विभाजन, जिसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। चलिए देखते हैं पहले इंटरनल डिवीजन क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई ये A और B कोई रेखा है। ठीक है, बिंदु A का नियामक x1 y1 है, और बिंदु B का नियामक x2 y2 है, और कोई बिंदु P इस प्रकार उसी रेखा पर AB पर है कि उसे 2 भाग में बांटती है। जैसे यहाँ देखिए A से P और P से B, ये 2 भाग में बट गया। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि P हमेशा बीच में ही हो, P बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये आंतरिक भाग में P आया और आंतरिक रूप से इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को अंतर रूप से विभाजित कर रही है। तो अंतर रूप से विभाजित कर रही है, तो मान लेते हैं कि इस भाग को हम लोग M कह देते हैं, यानी ये M हिस्सा हो गया AB रेखा का, ये M हिस्सा AP हो गया, और ये P से B तक ये N हिस्सा हो गया, यानी इसे M अनुपात N में विभाजित कर रहा है। यदि ये बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N में विभाजित करे, तो बिंदु P का हमको अगर लोकेशन निकालना हो या नियामक निकालना हो, तो हम इसका सूत्र हम ये यूज करेंगे, बिंदु P का नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है दोस्तों, कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहाँ पे m और n यही दोनों अनुपात है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जब नियमांतर विभाजन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। बाह्य विभाजन में देखिए, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा A और B रेखाखंड है, तो AB रेखाखंड में कोई बिंदु AB के बाहर रह करके इसे विभाजित करता हो AB को, इस तरह। जैसे मान लेते हैं ये A B में रेखाखंड था, एक बिंदु P आया, P को हम इससे B से मिला दिए। देखिए अब कहता है यहाँ से, देखिए A से P तक एक टोटल रेखाखंड हो गया, जो कि M हिस्सा हो गया, कुल हिस्सा हो गया, और ये B से P तक मेरा N हिस्सा है।
और ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2 है। यहाँ पे देख रहे हैं यदि हम ए बी रेखा पे जो p बाहर आया था यहाँ से यहाँ तक अगर m हिस्सा माने तो m यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक b से p तक ये n छोटा हो जाएगा। यदि यहाँ a के तरफ से अगर हम p तक का दूरी देखते हैं यदि ज़्यादा हो यानी m भाग हो और n छोटा हो तो यानी m का मान बड़ा हो n का मान छोटा हो तो बिंदु p जो है यानी b के ओर होगा। ठीक है। तो और एक चीज़ देखते हैं यदि ए बी रेखाखंड हो, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे m का वैल्यू ए के तरफ से ये m का वैल्यू m हिस्सा हो गया और यहाँ से b से ये n हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि n बड़ा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बिंदु p जो है ए के तरफ होगा। ठीक है। अब ये दोनों बाह्य विभाजन है, ये दोनों बाह्य विभाजन है। बाह्य विभाजन में बिंदु P का नियामक अगर हमें निकालना हो तो mx2 माइनस nx1 m/m-n कोमा my2 माइनस ny1 बटे m-n होता है। बस अंतर विभाजन में यहाँ पे हम लोग प्लस साइन यूज कर रहे थे, बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस यूज करेंगे। यही है बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन। ठीक है दोस्तों, इस पर हम एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कैसे सवाल आता है कैसे सवाल पूछा। देखिए तो ये है आपका सवाल, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे ये बिंदु है और ये दो बिंदु है, यानी ये बिंदु इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, यानी बिंदु ए का नियामक -1,7 है और एक बिंदु बी है जिसका यहाँ पे दिया हुआ नियामक 4,-3 है। तो इस दो बिंदु ए और बी को एक बिंदु आता है, मान लेते वो बिंदु पी है जिसका नियामक xy हम माने हैं, वो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब एक पार्ट 2 भाग होगा और दूसरा पार्ट मेरा 3 भाग होगा, ये 3 भाग हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये बिंदु P बांट रहा है ए बी रेखाखंड को, बिंदु P ए बी रेखाखंड को बांट रहा है, एक को दे रहा है 2 भाग, दूसरे को दे रहा है 3 भाग, इस तरह बांट रहा है। तो ये बांटने वाला बिंदु का नियामक क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, वही देखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन। हमको बिंदु P का नियामक निकालना है, इसलिए माना कि वांछित बिंदु, माना कि वांछित का इंग्लिश होता है रिक्वायर्ड, यानी जिसका मान हमें निकालना है। माना कि वांछित बिंदु P है जिसका नियामक x, y है तथा दिया गया बिंदु, दिया हुआ बिंदु A जिसका नियामक -1,7 है तथा B 4,-3 है। दोस्तों यदि हम यहाँ पे निकाल लें कि मेरा x1 क्या है, तो यहाँ पे मेरा x1 -1 हो जाएगा। y1 निकालना हो तो यहाँ पे मेरा 7 हो जाएगा। उसी तरह x2 निकालना हो तो x2 का काम मेरा यहाँ पे 4 कर रहा है, y2 का काम यहाँ पे -3 कर रहा है। यदि हम ये लिख ले तो सवाल में पुट करने में आसानी होता है, नहीं भी यहाँ पे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ज़रूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम निकालते हैं विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन सूत्र के प्रयोग से, यह विभाजन सूत्र से देखते हैं विभाजन सूत्र क्या कहता है। बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक या निर्देशांक निकालना हो तो इसका सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम ब्रैकेट रखेंगे, कोमा my2 + ny1 बटे m + n।
अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर देंगे। m का वैल्यू यहाँ पे हम ये भी लिख लेंगे कि यहाँ पे m/n का वैल्यू दिया हुआ है 2:3 लिख लेंगे तो आसानी होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे m का वैल्यू 2 गुना x2 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, प्लस n का वैल्यू हमारे पास 3 है, गुना x1 का वैल्यू हमारे पास -1 है, बटे m प्लस n, m का मान यहाँ पे 2 प्लस n का मान 3, कोमा उसी प्रकार m का वैल्यू फिर से 2 गुना y2 हम यहाँ पे लिख चुके हैं -3, बीच में है प्लस दे देंगे दोस्तों, n का मान 3 गुना y1 का वैल्यू हमारे पास है 7 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। आगे बढ़ते दोस्तों, 4 गुना 2 कर देते हैं 8, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना 1 3, 3 और 2 5, कॉमा है तो कॉमा, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूनी 6, 7 गुना 3 21 बटे 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब चलते हैं, 8 में 3 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, कॉमा माइनस प्लस होता है माइनस, 21 में 6 घटेगा यानी माइनस होगा तो 15 को 5 से भाग देंगे तो 3। तो ये हो गया हमारा बिंदु P का नियामक। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बिंदु P का नियामक 1, -3 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल पूछ रहा था कि बिंदु P जो दोनों को 2:3 में बांट रही है AB रेखाखंड को, उस बिंदु P का नियामक क्या है। तो उस बिंदु P का नियामक हम लोगों ने निकाल दिया, 1, -3 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नया टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि कभी कभी सुविधा हेतु m/n के बदले हम लोग λ/1 अर्थात m/n का वैल्यू लैम्डा लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें नियामक निकालने के लिए नहीं देता है, हमें कभी कभी अनुपात ही पूछ लेता है कि बिंदु P का नियामक ये है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे यहाँ पे कि बिंदु A B एक रेखाखंड है, बिंदु A का नियामक यहाँ पे ये है, बिंदु B का नियामक ये है। अब मान के चलिए अगर बिंदु P का नियामक भी हमें दे दे और हमसे ये अनुपात पूछे कि ये कितना अनुपात कितना में विभाजित करती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, कभी कभी सुविधा है तो m/n के बदले हम लोग λ/1 मान लेते हैं। जैसे हम सवाल यहाँ पे बनाते हैं तो लिखना पड़ता हमें कि माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को λ/1 में विभाजित करती है, वहाँ पर से हम वैल्यू निकाल सकते थे। ऐसा सवाल आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु P XY रेखाखंड यानी बिंदु P का नियामक XY दिया हुआ है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, मान लेते हैं कि ये AB एक रेखाखंड है। अब बिंदु P एकदम बीच में है जिसका निर्देशांक XY है, और बिंदु A का नियामक X1 और Y1, बिंदु B का नियामक X2, Y2 है। तो बिंदु P का यदि बीच में हो, अब बीच को हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं इसको। यदि बिंदु P XY रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, जहां बिंदु A X1, Y1 तथा बिंदु B X2, Y2 है, तो मध्य बिंदु P का नियामक, हम लोग मध्य बिंदु ये वाला P है, इसका नियामक निकालेंगे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे X1 + X2 यानी इधर का X1 + X2 बटे 2, Y1 + Y2, Y1 + Y2 बटे 2 कर देंगे तो ये मध्य बिंदु P का नियामक निकल जाएगा। यानी ये X का वैल्यू हो गया, ये Y का वैल्यू हो गया यदि P का नियामक XY है तो। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यदि बिंदु A नियामक दिया हुआ का X1, Y1, बिंदु B का नियामक X2, Y2 है तथा बिंदु C का नियामक X3, Y3 है। यदि इन तीनों बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होता हो, एक त्रिभुज यदि ABC एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा हो, तो त्रिभुज
ABC अगर बन जाए तो ABC का अगर केंद्रक मतलब कहते हैं यहाँ से एक सीधी रेखा हम इस लाइन पे लेंगे, यहाँ इस कॉर्नर से हम सीधी रेखा इस लाइन पे लेंगे, इस कॉर्नर से सीधी रेखा इस लाइन लेंगे, तो तीनों जहाँ पे कटेगा वो उसका केंद्रक होता है। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक अगर मान लेते उसका G है, जिसका नियामक हम लोग मान लिए XY हो, तो बिंदु G का नियामक निकालना हो तो यहाँ पर से हम बिंदु G, जैसे यहाँ पे ये बीच में कट रहा है तीनों रेखा, तो इस बिंदु G का नियामक निकालना है। G का नियामक हम लोग XY मानेंगे, तो XY का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे, अब बट्टे 3 कर देंगे। यहाँ x का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, और y का वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 करेंगे, तो हमको त्रिभुज का केंद्रक प्राप्त हो जाएगा, केंद्रक का नियामक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि शीर्ष बिंदु का निशान ज्ञात हो, जैसे मान लेते किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों का वैल्यू दिया हो, जैसे A का x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में यानी इंटू x1 इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। आसान ये इस फार्मूला को याद रखना। आसान बात यह है कि हम लोग सबसे पहले x1 लेते हैं तो y का 1 से आगे वाला वैल्यू, जैसे y2 y3 लेते हैं, फिर हम x2 लेते हैं तो 2 से आगे वाला y का 3, आज 3 तो ही है हमारे पास, इसलिए y3 के बाद y1 फिर से ले लेंगे, फिर x3 लेंगे 3 से आगे, क्या 3 से आगे फिर से हम 1 पे जाना पड़ेगा, 1 2 यानी y1 माइनस y2। ठीक है। नोट में क्षेत्रफल की गणना के बाद यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो मॉडुलस लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी आकृति का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए अगर यदि माइनस में आंसर आ भी रहा हो तो हम मॉडुलस लगा करके उसे प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो था ये आपका चैप्टर 7 का थ्योरी था। आगे हम चैप्टर को एक्सरसाइज करके एक एक करके सारा सवाल को डील करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कीजिए बेहतर तरीक़ा से। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।